तो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है संविधान के चैप्टर 2। संविधान के चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है क्या? संविधान के भाग और अनुसूचियां। देखो, भाग और अनुसूचियां क्या हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, संविधान में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान में क्या क्या है। देखो, संविधान में भाग हैं, संविधान में अनुसूचियां हैं, संविधान में अनुसूचियां हैं, संविधान में अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है बाबू? संविधान में भाग है, संविधान में अनुसूचियां हैं, संविधान में अनुच्छेद हैं। अब देखो, संविधान भाग का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम किताब पढ़ते हैं तो चैप्टर होता है, ठीक उसी प्रकार संविधान कितने चैप्टर में डिवाइड है उसे भाग के रूप में जाना जाता है। तो भाग कुछ नहीं है बल्कि क्या है बाबू? जिस प्रकार किताबों में चैप्टर होता है, एक चैप्टर, दो चैप्टर, इस चैप्टर में ये प्रावधान है, दूसरे चैप्टर में ये प्रावधान है, ठीक उसी प्रकार संविधान में भी भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, भाग 3 में ये है, भाग 4 में ये है। तो उसी प्रकार ये भाग कुछ नहीं है बल्कि भाग क्या है? पूरे संविधान का विभाजन है। ठीक है ना? अब अनुसूचियां क्या हैं? अब अनुसूचियां देखो, भाग जो है बाबू, चैप्टर जो है, कुछ चीज़ें हमें क्या होता है, कभी कभी एक चैप्टर में भी कुछ हमें पढ़ने को मिलता है, दूसरे चैप्टर में भी उससे संबंधित कुछ मिल जाए, तीसरे चैप्टर में भी कुछ उससे संबंधित मिल जाए। लेकिन अनुसूचियां क्या कहता है कि अनुसूचियों में अगर मान लो कि स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बात लिखी गई है तो संविधान में जितने भी जगह पे स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है उन सबको समेट कर एक जगह पे लिखने का काम अनुसूचियों द्वारा किया गया है। समझ में आया दोस्तों? तो अनुसूचियां कुछ नहीं बल्कि संविधान में बिखरे हुए चीज़ों को एक जगह पर लिखने का काम है अनुसूचियों को द्वारा। अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या है बाबू? अनुच्छेद जो हमारे भाग हैं, हमारे भाग जैसे चैप्टर नहीं होता बाबू, चैप्टर होता है तो चैप्टर के अंतर्गत सेंटेंस होते हैं, मतलब वाक्य होता है। तो उसी तरह एक प्रकार के अनुच्छेद के तहत कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि संविधान जब बना था तो कितने भाग थे बाबू? तो 22 भाग था। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे बाबू? 395 अनुच्छेद थे। कब? जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में कितना भाई साहब भाग है? वर्तमान में कितना भाग संविधान में है? तो ध्यान रखिए, 25 हो गया। वर्तमान में भाग कितना हो गया बाबू? 25 हो गया। संविधान संशोधन के माध्यम से भाग को जोड़ता गया, जैसे हमें जो ज़रूरत होती है उस प्रकार हम अपना इंक्लूड करते। जैसे दादाजी खपड़ेला बनवाए थे, पिताजी पक्का लिंटर बनवा दिए, बेटा उस पर दुतल्ला बनवा दिया। ठीक उसी प्रकार हमने परिवर्तन करते गए। उसी प्रकार संविधान में भी संशोधन होने से उसकी बढ़ोतरी होते चली गई। भाई साहब, शुरुआत में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, आज कितना है बाबू? 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। आज बाबू अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गया। कितना बाबू? 448 हो गया। कितना? 448 हो गया। तो ये मूल संविधान है। मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान और वर्तमान, तो पूछा गया है कि बताओ वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल दोस्तों, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, ये जब संविधान बना था। और वर्तमान में 25 12 448। कितना बाबू? 25 12 448 हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, 25 12 448। अब हम लोग पहले भाग पढ़ लेते हैं फिर अनुच्छेद, पहले भाग पढ़ लेते हैं फिर अनुसूचियां पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग अब देखो दोस्तों, लिखो भाग, हेडिंग डालो भाग बाबू, भाग, हेडिंग डालो भाग। अब पहला भाग लिखो। प्रथम भाग में क्या लिखा गया है बाबू? लिखो, भारत संघ एवं
एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र क्या है बाबू? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब जो संविधान के भाग 1 है उसमें भारत संघ अर्थात भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ, भारत इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ। तो ये आर्टिकल पहले में ही लिखा गया है, भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ। तो आप पहले ही भाग में पाओगे कि अपने इस हिंदुस्तान का नाम संविधान में किस तरीके से लिया गया है? इंडिया और भारत, दोनों ही का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो भारत राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात कौन कौन से क्षेत्र भारत संघ के अंतर्गत होंगे, भारत संघ के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा इनमें किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा। कुछ क्षेत्र भारत के अंतर्गत आ सकते हैं, कुछ क्षेत्र भारत से बाहर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने बांग्लादेश के साथ समझौता करके कुछ जमीन बांग्लादेश को दिया था, अर्थात भारत संघ के अंतर्गत इन सब चीजों का प्रावधान है। राज्यों के नाम परिवर्तन को लेकर के, राज्यों को 2 टुकड़े में बांट करके 2 राज्य बनाने की, किसी राज्य को घटाना, किसी राज्य को बढ़ाना, किसी अपने देश की सीमाओं में परिवर्तन करना, अर्थात कुछ भूमि दूसरे देश को देना, अर्थात कुछ भूमि दूसरे देश से लेने की प्रावधान इस भारत संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको ये ध्यान रहे। तो भारत संघ का मतलब समझ गए, अर्थात हमारे देश में, हमारे देश के भूभाग का जो कुछ नाम सीमा परिवर्तन करने की बात आएगी तो किस में आएगा? भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात राज्यों का नाम परिवर्तित करना, अर्थात राज्यों को घटाना बढ़ाना, अर्थात उसके कम बेसी करना। जैसे उत्तर प्रदेश से आगे उत्तराखंड, बिहार से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड का ये सब टुकड़े हुए, मतलब कहने का मतलब है अलग राज्य बना। तो ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत, दूसरे देश के साथ समझौता करने का प्रावधान है, दूसरे देश को जमीन देने के प्रावधान है, दूसरे देश से जमीन लेने का प्रावधान। तो ये सब किसके अंतर्गत देखा जाता है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरे में क्या बाबू? भाग 2 में है आपका नागरिकता। क्या बाबू? नागरिकता। दूसरा में क्या है? भाग दूसरे में है नागरिकता का प्रावधान, अर्थात भारत के नागरिकों के लिए प्रावधान है कि उनको किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, भारत का नागरिक कौन होगा, किस प्रकार उसको नागरिकता मिलेगा, किस प्रकार उसे नागरिकता त्यागनी होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भारत से लंबे समय तक रहता है तो उसकी नागरिकता कैसे त्यागी जाएगी, उसकी नागरिकता कैसे खत्म किया जाएगा। नागरिकता आप भारत में प्राप्त, अर्थात अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करे तो उसके क्या क्या प्रावधान हैं, अर्थात नागरिकता पाने के क्या क्या प्रावधान हैं, अर्थात नागरिकता त्यागने के क्या क्या प्रावधान हैं, वो कहाँ पर दिया गया है? भाग 2 में। कहाँ है बाबू? भाग 2 में दिया गया है। अब तीसरे में क्या है बाबू? भाग 3 में क्या है बाबू? भाग 3 में है आपका मूल अधिकार। क्या बाबू? मूल अधिकार है। क्या बाबू? मूल अधिकार है। क्या बाबू? मूल अधिकार, अर्थात इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फंडामेंटल राइट। अब देखो, मूल अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व हों, जो व्यक्ति के लिए एकदम से अत्यंत आवश्यक हों, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे मूल अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। कितने बाबू? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अब हमारे लिए जो स्वतंत्रता है, समता का अर्थात समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, उपचारों की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार हमको मिले हैं। जैसे बाबू, आपको स्वतंत्रता के अधिकार के मूल अधिकारों के तहत ही आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो। गरिमा में रह करके कुछ संवैधानिक चुनौतियों, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप गाली दो। अर्थात आप बोल सकते हो, आप कहीं भी भाई साहब व्यापार कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं पे दुकानदारी खोल सकते हो, अर्थात आजीविका के लिए अपना
आजीविका के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अर्थात व्यापार और वित्त कर सकते हो बाबू, ठीक है ना। तो ये सारे प्रावधान, सभा बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, आप पर कोई किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, आपके साथ जातिगत किसी प्रकार की आपत्तिजनक बातें करता, वो भी आपके मूल अधिकार में, अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है मूल अधिकारों के अधीन। तो आपको ये सारे अधिकार हैं। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है वो भी आपको अधिकार है, अर्थात गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे चीज आपको अधिकार के रूप में मिला है, मूलभूत अधिकार, ठीक है ना। तो ये हमारे अधिकारों में रखा गया। तो ये कौन से अधिकार, कौन से वाले भाग में है बाबू, तो भाग 3 में क्या है बाबू, अधिकार। पहले कितना अधिकार था, 7, अब कितने अधिकार बचे हैं, 6 अधिकार। चौथा बाबू, चौथा अधिकार है, चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है बाबू, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था 1947 में, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे पास ना तो पैसे थे ना तो संसाधन था। तो उस समय हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले हमारे नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उनका विचार था, उनका सपना था कि हमारा भारत कैसा हो, हमारा भारत कैसा हो। जैसे कोई बेटा अपना घर बनवाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो सोच रखा है कि हमारा 1 तल्ला वाला मकान ऐसे होगा, हमारा 2 तल्ला वाला मकान में इतने कमरे होंगे, ये चीज़ें यहाँ लगवाऊंगा, ये चीज़ें यहाँ लगवाऊंगा, एसी इस जगह पर होगा, कूलर इस जगह पे होगा, बाथरूम इस जगह पे होगा, किचन इस जगह पे होगा, लेकिन पैसा नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा उसी तरह हम अपना घर बनवाते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान के निर्माता ये सोचे थे कि हमारा संविधान कैसा हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समान हो। राज्य के नीति निर्देशक का मतलब होता है कि राज्य ऐसा शासन चलाएगा कि ये राज्य नीति निर्देशक उसकी सहायता करेंगे। अर्थात राज्य के लोग, अर्थात हमारे जो नेतागण हैं, वो शासन कैसे करेंगे, इस राज्य के नीति के अनुसार। इस नीति निर्देशक में बताया गया है कि हमें उद्योगों के लिए कैसा काम करना है, पशुओं के लिए कैसा काम करना है, गरीबों के लिए कैसा काम करना है, उद्योगों में किसकी भागीदारी कम करनी है, किसकी भागीदारी बढ़ानी है, इन सब चीज़ों के बारे में बाकायदा बताया गया। कहाँ पे बाबू, वृद्धावस्था में किसको पेंशन देना है, महिलाओं की कैसे रक्षा किया जाना, बच्चों की कैसी रक्षा किया जाना, इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक। हमारे संविधान निर्माता ऐसा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होने के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग से चैप्टर रख दिया गया कि हमारे नेता जैसे जैसे पैसा होता जाएगा इन चीज़ों को पूरा करते जाएंगे। समझ में आ गया कि छोटे बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में प्रावधान है कि हम जैसे जैसे हमारे पास पैसा होगा इन चीज़ों को पूरा करते चले जाएंगे। यही है राज्य का नीति निर्देशक। अर्थात राज्य को शासन चलाने में ये राज्य को शासन चलाने में डीपीएसपी क्या है बाबू, एक आईने की तरफ है, एक आईने की तरह है। उस आईने में देखो और शासन करो, उस आईने में देखो और शासन करो। किसी भी विचारधारा की पार्टी आएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से चलेगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे भाजपा आए, चाहे सपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, कोई भी आए, विचार एक जगह पे मिलेगा। शासन करने के अलग तरीके मिल जाएंगे, लोग किसी भी तरीके से शासन करिए, लेकिन क्या है बाबू, लक्ष्य क्या हमारा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। अगला बाबू देखते हैं 4 क। अगला है बाबू 4 क। 4 क में क्या है बाबू, 4 क में है बाबू मूल कर्तव्य। क्या है बाबू, मूल कर्तव्य। क्या है बाबू, मूल कर्तव्य है। 4 क में आपका मूल कर्तव्य है। संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है कि माना जाता है कि जो जिस देश में व्यक्ति रहता है उस देश में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। क्या होते हैं बाबू, जैसे एक बच्चे का कर्तव्य, एक बच्चे का अधिकार है कि उसके माँ बाप उसकी अच्छे से परवरिश करें। क्या है,
कि एक बच्चे का अधिकार है कि उसके माँ बाप उसकी अच्छे से परवरिश करें, तो एक बेटे का कर्तव्य ये बनता है कि माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बने। ठीक है ना। तो बिना कर्तव्य का अधिकार और अधिकार के बिना कर्तव्य अधूरा है। दुनिया में किसी को अधिकार दे दिया जाए, कर्तव्य ना दिया जाए बाबू, तो ये अधूरा है। जैसे मेरे माता पिता हमें पढ़ने का अधिकार पूरा दे रखे थे, हमको अधिकार मिला था, हमने उनसे मांगा भी था कि मुझे पढ़ने की ललक है, मुझे पढ़ाइए, पैसा दीजिए। उन्होंने चाहे जहाँ से पैसा दिया, हमने पढ़ा। लेकिन मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को पूरा कर पाऊँ जिस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे थे। दूसरा, हम अपने माता पिता को उन उम्मीदों को, उन कर्तव्यों को पूरा करो जो उनके लिए ज़रूरी है। गरीबी में जिस तरह उन्होंने पाला पोसा, उसी तरह हमारा कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में जब भी वो दुख में हों तो हम उनके साथ खड़े रहें। ये मेरा कर्तव्य है। हर बेटे का कर्तव्य होता है कि उनके विपत्ति के समय में उनके साथ खड़ा रहूं। ठीक है। तो ये कर्तव्य है। अधिकार उन्होंने दिया था, कर्तव्य तुम्हारा बनता है। ठीक है दोस्तों। हालांकि दोनों के लिए कर्तव्य है, माता पिता का भी बच्चों के प्रति कर्तव्य भी है और बच्चों के लिए अधिकार है, और दूसरी तरफ बच्चों का अधिकार है और माता पिता के प्रति कर्तव्य। अर्थात एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों। पांचवा, चौथा हो गया। अब लिखो पांचवा। पांचवें में बाबू, भाग 5 में है संघ सरकार। क्या बाबू? संघ सरकार। सरकार भाग 5 में क्या बाबू? संघ सरकार। संघ सरकार मतलब संसद के बारे में जानकारी देता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और केंद्र के मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, केंद्र के अधिकारियों के बारे में, सीएजी के बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न प्रकार के विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक इत्यादि के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है बाबू? संघ सरकार के। इन सब चीज़ों का जानकारी हमें भाग 5 में मिलता है। ठीक इसी प्रकार भाग 6 में बाबू, ठीक इसी प्रकार भाग 6 में क्या बाबू? राज्य सरकार। क्या बाबू? राज्य सरकार। क्या बाबू? राज्य सरकार। भाग 6 में क्या बाबू? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार क्या बाबू? अब राज्य सरकार जो है बाबू, क्या है कि जिस प्रकार केंद्र के बारे में है, ठीक उसी प्रकार राज्यों के बारे में है। ठीक है ना। और अगला देखते हैं भाग 7। भाग 7 जो है बाबू, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, सीए का मत देखो, जब भी हम लिखें सीए तो इसका मतलब समझ जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन। क्या होगा बाबू इसका मतलब? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसका मतलब हमेशा समझिएगा संविधान संशोधन। ठीक है ना। तो 7वां जो भाग है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रहे, क्या हो गया बाबू? हटा दिया गया। सॉरी, 7वें को लिखना है, ये वाला मिटाना था मुझे। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया? हटा दिया। अब लिखो बाबू 8वां भाग। भाग 8 में है संघ शासित प्रदेश। क्या बाबू? संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र, जैसे राज्यों के अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो संघ द्वारा शासित होते हैं, अर्थात केंद्र द्वारा शासन वहाँ पर संचालित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वही केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ के द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है, उन्हीं क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है बाबू। यहाँ पर भाग 8 में। कहाँ पर बाबू? भाग 8 में। अब देखो भाग 9। भाग 9 में क्या है बाबू? भाग 9 में है पंचायत। क्या है बाबू? पंचायत। क्या है बाबू? पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 10 में है क्या बाबू? सॉरी, भाग 9 क, भाग 9 क, ये नगर पंचायत, नगर पंचायत। 9 ख में क्या है बाबू? 9 ख में है आपका सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। अब देखो क्या है? पंचायत। हमारा ग्राम प्रधान जो होता है ना बाबू, तो ग्राम प्रधान से संबंधित जो चुनाव होते हैं,
वो किसके तहत होता है बाबू? पंचायत के अधीन होता है। तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कितने विषय हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रावधान है बाबू वो कहाँ पर है? पंचायत के बारे में। दूसरा, ठीक इसी प्रकार जो गांव में होता है वो पंचायत होता है और ठीक ग्राम पंचायत होता है। ठीक उसी प्रकार जो शहरी क्षेत्रों में होता है उसे नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है, उसे नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर गांव में होगा प्रधान का चुनाव तो वो पंचायत, अगर शहरों में होगा तो नगर पंचायत। उसके अलावा 9 सहकारी समितियां। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मिलकर के काम करते हैं, सहकारिता के आधार पर कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मिल करके काम करते हैं तो वह क्या कहलाता है? सहकारिता। अब सहकारिता का मतलब आप देखे होंगे कि जैसे कि क्या है कि दुग्ध उत्पादन करना है। क्या करना है बाबू? दुग्ध उत्पादन। मतलब दुग्ध उत्पादन करना है, लेकिन किसी के पास क्या है बाबू? मान लो किसी के पास जानवर है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास बाबू संसाधन है, किसी के पास उसमें पूंजी लगाने के लिए पैसे हैं, तो किसी के पास मार्केटिंग है। तो कुछ लोग ऐसे मिल करके जब आपसी लाभ के लिए काम करते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाता है बाबू? सहकारिता। क्या कहलाता है बाबू? सहकारिता। मतलब कोऑपरेट करके, आपस में मिलजुल करके लाभ कमाने के लिए काम करना सहकारिता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये है सहकारिता। क्या कहलाता है बाबू? सहकारिता कहलाता है। अब लिखो 10 में भाग 10 में लिखो SC ST क्षेत्र। क्या बाबू? 10 में भाग 10 में है SC ST क्षेत्र। SC ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र। SC ST क्षेत्र कहने का मतलब है अनुसूचित जनजाति। मतलब SC मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। SC का फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल कास्ट, और ST का फुल फॉर्म शेड्यूल ट्राइब। अब SC ST का मतलब जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र हैं समाज के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? भाग 10 में। जैसे बाबू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये सारे क्षेत्र कैसे हैं? जनजातियों के रूप में जाने जाते हैं। आपको और भी अभी जब अनुसूचियां जब पढ़ोगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 में लिखो, 11 छोड़ देते हैं, 14 लिखो, लिखो भाग 14, लिखो केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। जैसे बाबू आपने देखा होगा UPSC। क्या बाबू? UPSC। और दूसरा देखा होगा PSC। क्या बाबू? PSC। UPSC के तहत आपने देखा होगा IS, IPS। इधर वाला देखा होगा कि SDM और SDM जो बनते हैं नायब तहसीलदारों, वो कहाँ से बनते हैं? अब UPSC की परीक्षा संघ लेता अर्थात केंद्र सरकार कराती है, और PCS की परीक्षा राज्य सरकार कराती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी भाग 14 में दिया गया। उनके बारे में जानकारी कहाँ है बाबू? भाग 14 में। तो केंद्र और राज्य की सिविल सेवाएं कहाँ पर है बाबू? भाग 14 में। अब लिखो 14 को, अब लिखो 14 को। अब 14 का में क्या है बाबू? अधिकरण। क्या है बाबू? अधिकरण। अर्ध न्यायिक संस्था। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो न्यायपालिका तो नहीं है, न्यायालय तो नहीं है, उसके बावजूद उनके अंतर्गत न्याय करने की क्षमता है, किसी मामले को निपटाने की उस शक्ति है, तो उनको क्या कहा जाता है? अधिकरण। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। बाबू नाम सुने हो? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अर्थात पर्यावरण से लेकर समस्या, पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर अगर कोई आपत्ति उत्पन्न होती है, उन्हें सुलझाने का काम कौन करता है? वहाँ पर न्यायिक काम करता है कौन? NGT।
हालांकि इसके पास पूर्ण अधिकार न्याय करने का नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार न्याय करने का है, इस वजह से इसे ऐसा माना जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि एनजीटी भी क्या है, एक अधिकरण है। क्या है बाबू, एक अधिकरण है। तो अधिकरण के बारे में जानकारी कहाँ दिया गया है बाबू, 14 क में। कहाँ पर बाबू, 14 क में। लिखो भाग 15, लिखो बाबू भाग 15। भाग 15 में है बाबू निर्वाचन। कहाँ बाबू, निर्वाचन। आपको पता है कि भारत में चुनाव होता है और चुनाव 2 स्तरों पर होता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक पंचायत स्तर पर। 3 स्तर देख सकते हो, केंद्र, राज्य और ग्रामीण स्तरों पर। तो जो ये चुनाव होता है 2 स्तरों में, एक होता है कि भारत का निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में समस्त चुनाव संपन्न कराए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव। ये सारे चुनाव की बात किसके अंतर्गत होती है, निर्वाचन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन के अंतर्गत होता है। उसके अलावा लिखो 16, लिखो SC, ST और OBC, इन तीनों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था कहाँ किया गया बाबू, इस भाग 16 में। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे लोग पिछड़े माने जाते हैं, समाज के पिछड़े वर्गों में गिने जाते हैं, इस वजह से इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो भाग 16 किससे संबंधित है, SC, ST, OBC से विशेष प्रावधान से। किससे बाबू, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ठीक है दोस्तों, SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान। अब यहाँ का क्या था, SC, ST क्षेत्र था। ये क्या है बाबू, ये SC, ST क्षेत्र है और यहाँ पर SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान है। तो ध्यान रहे कि ये 10 में SC, ST, OBC, SC, ST क्षेत्र है और ये SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान है, ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, अब लिखो 17 में क्या है बाबू, राज्य भाषा। 17 में क्या है, राज्य भाषा। ठीक है ना, 17 में क्या है, राज्य भाषा। 18 में लिखो आपातकाल। 18 में क्या है बाबू, आपातकाल। 18 में क्या है, आपातकाल। आपातकाल भारत में कितने प्रकार के हैं बाबू, हमारे संविधान में आपातकाल की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कितने आपातकाल हैं बाबू, 3 आपातकाल हैं। एक है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन ही केवल इस देश में लागू हुआ है। अभी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं है। तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार का। पहला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अब उसके अलावा एक बचा है बाबू, यहीं बगल में लिख लो, भाग 20, सबसे महत्वपूर्ण, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अर्थात संविधान में अगर किसी प्रकार की कमी महसूस होती है, अगर हमें किसी विषय की कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कुछ ऐसा विषय बनाना चाहिए, ऐसा विधेयक बनाना चाहिए, ऐसा संशोधन करना चाहिए जो आज हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा जब संविधान बना था तो लिविंग रिलेशनशिप, शादी से पहले ही रहने की जो परंपरा है अब शुरू हुई है, सेम जेंडर सेक्स जैसी परंपरा शुरू हुई है। इन चीज़ों का हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं था। अंतरिक्ष जैसी विषय कभी हमारे संविधान का हिस्सा नहीं हुआ था। उस समय जब आज़ादी की बात हुई, धीरे धीरे हमने इन सब चीज़ों पर बात करना शुरू कर दिया, तो ये बाद में हमारे समाज के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। इस वजह से समाज में अगर अभिन्न अंग बनेगा तो वो संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ दिया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया। कहाँ पर, भाग 20 में। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं।